1506 से 1526 तक क्या चला? दिल्ली सल्तनत चला। यानी गुलाम वंश की स्थापना किस साल हुई होगी? 1506 एडी में हुई होगी। और ये कब से कब तक चलेगा? 1526 एडी में चला होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे समझ से नहीं होगी। एक बार इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। चलिए, तो यहाँ तक दिल्ली सल्तनत हुई। लोधी वंश का एक कहानी हल्की सी सुनिए, छोटी सी है। कहानी तो बहुत सुननी होगी, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे मिडिवल इंडिया तो कहानी ही सुनने बड़ा मज़ा आने वाला है पढ़ने में। ठीक, तो लोधी वंश की, तो जो लोधी वंश का आपका जो एक राजा हुआ करता जिसका नाम क्या था? इब्राहिम लोधी। क्या नाम था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। ठीक, ये जो था 1526 में, 1526 में किसके द्वारा हराया गया? बाबर द्वारा हराया गया। किसके द्वारा हराया गया दोस्तों? बाबर द्वारा। और कहाँ हराया गया? पानीपत के युद्ध में। और यही कहलाया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि कब लड़ा गया? 1526 में लड़ा गया। यानी हुआ क्या यहाँ इतिहास, मैंने बोला कि फिर पलटी खाया, मतलब क्या? फिर चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ? क्योंकि दिल्ली सल्तनत यहाँ पे क्या हो गई? समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हुई ये चीज़ समझते हैं। लोधी वंश का जो इब्राहिम लोधी जो शासक हुआ करता था, उसको बाबर ने क्या किया? हरा दिया। ठीक, हराया कहाँ पे? पानीपत की लड़ाई में हराया। पानीपत की 3 बैटल हो चुकी हैं, लेकिन ये जो पानीपत का बैटल था ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ है। और ये किस ईयर में लड़ा गया था? 1526 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो बाबर की बात आई, तो जब बाबर इसको हरा दिया था, जब बाबर इसको हराने के बाद मार भी दिया था। ठीक, तो हुआ क्या? मार तो दिया। अब इसके मन में आया कि क्या इसी वंश से हम आगे दिल्ली सल्तनत वंश से ही कोई वंश चलाएं कि नया कुछ बनाएं। तो इसके दिमाग में आया कि क्यों ना कुछ नया करते हैं। और नया करने के लिए इसने क्या किया? एक नए वंश की स्थापना कर दी, मुगल वंश। तो इसने, बाबर ने क्या की? मुगल वंश की स्थापना कर दी। क्या हुआ? मुगल डायनेस्टी शुरुआत हो गई। ठीक, मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हुई, यानी मुगल वंश यानी मुगल साम्राज्य का शुरुआत हुआ। मुगल साम्राज्य को स्थापित करने वाला कौन था? बाबर था। कब किया था? 1526 में किया था। कैसे किया था? इब्राहिम लोदी को मार के किया था। किसमें मारा था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में मारा था। फिर सवाल आया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था? तो 1526 को लड़ा गया। अब फिर उसके बाद बाबर के बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा? इसका बेटा ही बनेगा। तो बाबर का बेटा कौन? हुमायूं। बाबर का बेटा कौन? हुमायूं। अब हुमायूं का बेटा कौन? अकबर। और अकबर का बेटा कौन? दिमाग में दौड़ाइए। ठीक, अकबर का बेटा जहांगीर। ठीक, और जहांगीर का बेटा कौन? शाहजहां। हाँ, ये वही शाहजहां जो ताजमहल बनवाए थे। कुछ मन में आ रहा होगा किसी के। चलिए, और फिर शाहजहां के बाद कौन? बताइए, कौन इनको कैद करके रखा था? औरंगजेब। ठीक, तो ये जो महान राजा माने गए हैं मुगल डायनेस्टी के, जिनके बारे में मेन जो इतिहास बदले हैं, ठीक, चीज़ों को ये चेंज करते चले, काफ़ी इफ़ेक्ट डाले, जो इम्पैक्ट बोल रहे हैं, जो प्रभाव बोलते हैं, ये काफ़ी डाले, इनके बारे में हमें पढ़ना है। और ये 1526 से कब तक चलेगा दोस्तों? 1707 तक चलेगा। और इसी के साथ फिर आपका क्या हो जाएगा? मिडिवल इंडिया ख़त्म हो जाएगा। जैसे मिडिवल इंडिया ख़त्म होगा, उसके बाद शुरुआत होती है मॉडर्न इंडिया की। किसकी शुरुआत होती है? मॉडर्न इंडिया की। अब ये देखिए कब ख़त्म हुआ है? 1707 में ख़त्म हुआ। यानी मॉडर्न इंडिया आपका कब शुरुआत हो जाएगा? 1707 से ही शुरुआत हो जाएगा। अब देखते हैं 1707 में ऐसा क्या हो गया। 1707 एडी कब तक चलेगा? जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, 1947 एडी तक। कोई दिक्कत? अब देखिए, इंडिया को भी आसान करने के लिए कैटेगराइज करके 2 भाग में पढ़ा गया। पहला पार्ट बनाया जाता है फर्स्ट पार्ट, नाम ही फर्स्ट पार्ट डाल दिए। और दूसरा जो पार्ट बना वो बना आपका सेकंड पार्ट। इन सब के बीच में एक टाइम पीरियड आएगा 1857। ये ऐसा टाइम पीरियड है दोस्तों जो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस किया, और इसी की वजह से आज हम सब आज़ाद भी। अगर ये साल नहीं होता तो हम आज नहीं होते। ठीक है, आज कुछ स्थिति देश की और होती। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें, फर्स्ट पार्ट में आपको 2 चीज़ें यहाँ ध्यान देने को मिलेंगी। पहली बात क्या
कि यहाँ पे मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरुआत हो गया था। मुग़ल साम्राज्य अब क्या हो रहा था, ख़त्म होने पूरे। यहाँ पे जो आपको मैंने अभी बताया कि मिडवल इंडिया में औरंगजेब तक जाएगा, लेकिन ऐसा तो था नहीं कि औरंगजेब के बाद कोई वंशज नहीं रहे होंगे। वंशज थे, मुग़ल साम्राज्य के वंशज थे, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाए। और उसके बाद क्या, औरंगजेब के बाद धीरे धीरे साम्राज्य, इसका जो मुग़ल साम्राज्य था वो धीरे धीरे गिरना शुरुआत हो गया। उनकी जो ताकत थी वो कम होने लगी, वह टूटने लगे, बिखरने लगे। तो उसी चीज़ को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, जो कि किस टॉपिक से मिलता है, डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, यानी मुग़ल साम्राज्य का पतन। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य का पतन। और जब हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, डाउनफॉल हुआ। डाउनफॉल हुआ तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो ऐसी हो रही है जिसको फ़ायदा भी इसका मिल रहा होगा। तो इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको उठाने को मिला, ब्रिटिशर्स को। और इसी कारण से हम लोग को पढ़ना पड़ता है राइज ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिशर्स का उदय। ठीक, यानी जितने भी अंग्रेज शासनकाल थे, अंग्रेज जो शासक थे, वह क्या हुए, धीरे धीरे उनका उदय होने लगा और मुग़ल साम्राज्य का धीरे धीरे क्या होने लगा, पतन होने लगा। और इसी दो चीज़ों को हम लोग क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट में कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। इसमें जो हम लोग को टाइम पीरियड पढ़ने को मिलेगा दोस्तों, वह मिलेगा 1707 से 1857 तक का। 1707 से 1857 तक का। अब देखिए 1857 बीच में मैंने क्यों लिखा, इसका एक रीज़न है। देखिए, आपने सुन रखा होगा, जब आपने कभी पेपर दिया होगा, अगर आप पहली बार जा रहे हैं तब भी आपने 1857 की क्रांति में सुना होगा। 1857 की क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण रही है हम लोगों के बीच में। ठीक, पेपर की भी दृष्टि से और इतिहास की भी दृष्टि से। तो जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उसमें कई क्वेश्चन बनते। जब इसको पढ़ा जाएगा काफ़ी डीपली, इसको भी पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हल्का से इसके बारे में आपको मैं ग्लिम्स देता हूँ, हल्के से इसके बारे में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। क्या है ये, रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 का विद्रोह। रिवोल्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, विद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विद्रोह। और जो इसका सबसे पहला विद्रोह, जो इंसिडेंट नोटिस किया गया, यानी जो सबसे पहला विद्रोह हुआ, वह किसके द्वारा किया गया, एक तरीके से मंगल पांडे जी द्वारा किया गया। अब ये कब किए थे, इस चीज़ पे हम लोग थोड़ा सा, बस डेट मैं लिख देता हूँ, बाकी चर्चा जब इसको डीपली पढ़ा जाएगा तब करेंगे। तो हुआ क्या कि आपका 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जी द्वारा सबसे पहला इंसिडेंट जो था वह इसमें दर्ज किया गया। यानी विद्रोह का जो पहला एक तरीके से इंसिडेंट माना गया, यानी जो सबसे पहला रीजन बना या सबसे पहली चीज़ जो हुई वह मंगल पांडे द्वारा हुई। कब हुई, 29 मार्च 1857 को हुई थी। और इसके ऊपर पूरी मूवी भी बन चुकी है, आप लोगों ने देखा भी होगा। उसके बाद 10 मई, ये डेट याद रखिएगा, 10 मई 1857 को जितने भी हम लोग के बीच के क्रांतिवीर थे, ठीक, उन लोगों ने क्या किया, ये घोषणा कर दी। 1857 की क्रांति का डेट कुछ और था, जब मैं इसको डीपली पढ़ाऊंगा डेट कुछ और था। ये इसको पहले न, ये जो डेट आप देख रहे हो, ये डेट निर्धारित नहीं किया गया था। ये डेट अचानक निर्धारित कुछ ऐसे कारण बनेंगे, जब इसमें डीपली आप पढ़ेंगे, जब राइज ऑफ ब्रिटिशर्स देखा जाएगा तो उसमें कुछ ऐसे कारण मैं बताऊंगा जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि 10 मई 1857 क्यों किया गया। क्यों किया गया, उसका एक रीजन था। ये डेट और पीछे की रखी गई थी, मतलब क्या, ये और आगे रखी गई, यानी 10 मई की जगह कुछ आगे की डेट रखी गई। अभी डेट फिक्स की जा रही थी, लेकिन अचानक से आनंद फानंद में ये डेट हमें निश्चित करनी पड़ी। और इसी दिन डिसाइड किया गया कि हमें अपने जो विद्रोह करना है उसका हमें नेता घोषित करना पड़ेगा। और उसी के रूप में हम लोगों ने क्या किया, 11 मई 1857 को जो वहाँ क्रांतिवीर थे वह गए लाल किले पर, रेड फोर्ट पहुँचे और वहाँ से घोषणा की गई कि बहादुर शाह जफ़र, जो बहादुर शाह जफ़र हैं, जिनको बहादुर शाह सेकंड भी बोलते हैं, ये जो बहादुर शाह जफ़र है ना, इनमें जो जफ़र है ये उनकी कलम का नाम है, क्योंकि वो पोएट हुआ करते थे, वो शायर भी हुआ करते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो शायर होते हैं उनके कलम का नाम होता है, तो उनके कलम का नाम जफ़र था, तो इस वजह से उनका नाम जो है बहादुर शाह जफ़र बोला जाता है। वो प्रसिद्ध बहादुर शाह जफ़र के नाम से हो गए। लेकिन अगर उनकी नाम की बात की जाए तो बहादुर शाह सेकंड भी कई जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगा, कभी कभी सवाल घुमा के भी आ जाता है। ठीक, तो 11 मई 1857 को उनको घोषित कर दिया गया इस विद्रोह का नेता। ठीक, और 12 मई 1857 को क्या होता है कि अंग्रेज के जो ऑफिसर्स थे इनको अरेस्ट कर लेंगे, बहादुर शाह जफ़र को अरेस्ट कर लेंगे। चलिए, यहाँ तक तो चीज़ें हुई, एक ओवरऑल आपको ग्लिम्स मिल गया कि क्या इसमें हुआ, कैसे हुई चीज़ें। अब देखिए, अब इतना होने के बाद
बहादुर शाह जफर थे कौन? आपके कुछ लोगों के दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा कि ये अचानक से यहाँ से। ये जो है मिडिवल इंडिया में जब हम मुगल वंश की बात कर रहे थे, तो मुगल वंश के आखिरी अगर शासक पूछे जाएं, ठीक, तो कौन थे आखिरी राजा, आखिरी एम्पायर कौन थे? बहादुर शाह जफर ही थे। यानी डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, आखिरी में सबसे राजा अगर पढ़ने को मिलेंगे तो बहादुर शाह सेकंड यानी बहादुर शाह जफर के बारे में ही हमें पढ़ना है। चलिए, तो बहादुर शाह जफर को किया क्या गया? कुछ समय बाद, ठीक, इनको रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया दोस्तों? रंगून भेज दिया गया। और रंगून कहाँ पड़ता था? बर्मा में। और आज जो है रंगून का नाम क्या है? यंगून है। और ये जो बर्मा आप बोल रहे हैं, इस बर्मा को क्या कहते हैं? म्यांमार। बर्मा जो है पुराना नाम है म्यांमार का, ठीक है। और म्यांमार की सबसे बड़ी जो सिटी है वो आपकी रंगून ही कहलाती है, यानी यंगून जो है वहाँ की लार्जेस्ट सिटी है, ठीक। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। रंगून भेज दिया गया। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? बर्मा में, ठीक। अब बर्मा का नाम बदल के क्या हो गया है? म्यांमार हो गया है। म्यांमार एक देश का नाम है, आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक। और रंगून को नाम बदल के रख दिया गया है यंगून, ठीक, यंगून। चलिए, अब हुआ क्या? ये भेजे कब गए थे? ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी डेट याद ही कर लीजिए। चलिए, ये भेजे गए थे 19 सितंबर 1857 को ब्रिटिशर्स द्वारा। 19 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर को रंगून बर्मा भेज दिया गया। उसी रंगून का नाम आज यंगून है और बर्मा का नाम म्यांमार है। और यहाँ पे जैसे वो पहुँचे, बूढ़े हो ही चुके थे 1862 में, यानी पहुँचने के बाद उनकी यहीं पे डेथ हुई। और इसी कारण से इनका मकबरा भी कहाँ पे आपको मिलेगा? रंगून बर्मा में ही मिलेगा, ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है, टॉम कहाँ पे है, ठीक। मकबरे को इंग्लिश में टॉम कहते हैं, TOMB, ठीक। तो रंगून बर्मा में है। तो यहाँ तक की ओवरऑल एक बात आपको पता चल चुकी है दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं कि 1857 की क्रांति तो हो गई। अब सेकंड पार्ट में ऐसा क्या है? चलिए, तो सेकंड पार्ट जो है ना, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंदर आपको क्या पढ़ने को मिलता है? इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्या पढ़ने को मिलता है दोस्तों? इंडियन नेशनल मूवमेंट। यानी जो सेकंड पार्ट है वो कब से कब तक चलेगा? 1857 से 1947 तक। और इसी के अंदर हम लोग को पढ़ने को मिलेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या मिलेगा दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जैसे ये ख़त्म होगा, ठीक, हमें आज़ादी तो मिल ही जाएगी। 1947 में इंडिपेंडेंस मिला हम लोगों को। और 1947 से आपका जो है 1964 तक का जो टाइम है, इसको हम लोग कहते हैं समकालीन भारत। क्या कहते हैं दोस्तों? समकालीन भारत। समकालीन भारत को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टेम्पररी इंडिया। समकालीन भारत। चलिए, तो कॉन्टेम्पररी इंडिया को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? समकालीन भारत। 1947 में इंडिपेंडेंस मिली और 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का क्या हुआ? निधन हुआ। तब से तब के समय काल को हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंटेम्पररी इंडिया के नाम से देखेंगे और समकालीन भारत नाम से देखेंगे। ये इतिहास में इस नाम से दर्ज है। तो आज ये आपको ओवरऑल एक व्यू पता चल गया कि इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। एंशिएंट इंडिया में क्या पढ़ने को मिलेगा, मिडिवल इंडिया में क्या मिलेगा और मॉडर्न इंडिया में क्या मिलेगा। तो यहाँ तक मेरे समझ से आप एकदम क्लियर हो चुके होंगे। बड़े आराम के साथ वीडियो को देखिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। इसको ये जो आज जो मैंने बताया है, इसको एक बार आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, दिमाग में चीज़ों को एकदम बैठा लीजिए। क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होगा कि अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ हुई थी, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक। अब जब भी बाबर की बात आएगी तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग जाएगा पानीपत की लड़ाई पे। पानीपत की कौन सी लड़ाई पे? पहली लड़ाई पे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पे। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किसको हरा के बनाया गया? किसके बीच में हुआ था,
ठीक, तो इब्राहिम लोदी और आपके बाबर के बीच में हुआ। इब्राहिम लोदी हारा, इसी कारण से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुग़ल साम्राज्य शुरुआत हो गई। तो ये ओवरऑल एक कहानी की तरह चीज़ों को समझते रहिए, एक दूसरे से कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं ये। ठीक, अब मैंने आपको जैसा बताया था कि आप एडी और बीसी में अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कुछ लोगों के दिमाग में, कुछ लोगों को तो ये पता होगा चीज़ें, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, आइए समझते हैं एडी और बीसी है क्या। चलिए देखिए, जो आज हम लोग ईयर देख रहे हैं, जो आज हम लोग ईयर देख रहे हैं कौन सा है, 2020। ये किसके हिसाब से है, ये कौन से कैलेंडर के हिसाब से है, अगर ये सवाल आता है तो ये है ग्रीगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, ग्रीगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। और इसको जो बनाने वाले थे उनका नाम था पोप ग्रिगोरिया। क्या नाम था दोस्तों, पोप ग्रिगोरिया। ठीक, ये कौन थे, ये पादरी हुआ करते थे, फादर हुआ करते थे क्रिश्चियन धर्म के। यानी एक बात कंफर्म हुई कि ये कौन से धर्म के लोगों का कैलेंडर था, क्रिश्चियन धर्म के, ईसाई धर्म के। ठीक, तो कोई भी चीज़ का एक बेस होता है, कोई भी चीज़ की एक वजह होती है। जैसे आपने गाना सुना होगा, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो। तो ये कहीं ना कहीं हर एक चीज़ की एक वजह होती है। तो जो ये वजह बनी, ठीक, ये जो बेस बना के इन्होंने कैलेंडर बनाया, वह आपका था क्या, जीरो। अब देखिए मज़े की बात है कि जीरो कैसे बेस बना। अब देखिए, इन्होंने ये कहा कि ये जो जीरो है ये एक ईयर है, ये एक ऐसा ईयर है जिस ईयर में क्या हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ। यानी किसके जन्म हुआ, ईसा मसीह का, यानी बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। क्या हुआ दोस्तों, बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। किसका जन्म हुआ, बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ। यानी एक ऐसा समय है, अगर इसी से हम 100 साल बाद जाएं, यानी क्या, ईसा मसीह के जन्म के 100 साल बाद, तो उसी को हम लोग क्या लिखते हैं, 100 एडी। फिर आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, 500 एडी, 500 से 1000 एडी, ठीक, 1000 से 2000 एडी। अब आज के समय की अगर बात करें तो कौन सा चल रहा है, 2020 एडी, इस कैलेंडर के हिसाब से। मेरे समझ से यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब अगर इसी के पीछे चला जाए, मतलब क्या, जब भी ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, अगर उसके पीछे की बात की जाए तो क्या है, BC, यानी बिफोर क्रिस्ट। ठीक, अगर यानी ईसा मसीह के जन्म के 100 साल पहले की बात है, 200 साल पहले की बात है, 500 साल पहले की बात है, या 1000 साल पहले की बात है, या 2000 साल पहले की बात है, यानी किसके, ईसा मसीह के जन्म के पहले। ये जो BC लिखा है इसका मतलब ही होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले, यानी ईसा मसीह के पहले। इसको एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, BCE, बिफोर कॉमन एरा। ठीक, BCE। और इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, ईसा पूर्व, यानी ईसा के पूर्व, यानी ईसा जब नहीं आए थे उसके पूर्व का जो समय है उसी को क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। ठीक, इस तरह आप देखते होंगे ईसा पूर्व लिखा मिलता होगा। और यहाँ पे जो दोस्तों एडी है, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जो कि ये कौन सी लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज है। कौन सी, लैटिन वर्ड की ये लैंग्वेज है, LATIN, लैटिन वर्ड, यानी लैटिन वर्ड की लैंग्वेज। इसका मतलब ये होता है एक ऐसा दिन जिस दिन क्या हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसी को एनो डोमिनी कहते हैं। ठीक, तो एडी का फुल फॉर्म ये हो गया। साथ में ही इसके एक और चीज़ जुड़ी यहाँ, जैसे बिफोर कॉमन एरा था, यानी कॉमन एरा के पहले की बात है, तो यहाँ बस आपका क्या बना, CE, यानी कॉमन एरा। और हिंदी में ही इसी को कहते हैं ईस्वी। क्या कहते हैं दोस्तों, ईस्वी। इसको ऐसे आप देखे होंगे किताबों में लिखा मिलता है, और इसको ऐसे लिखा मिलता है। तो आज मेरे समझ से आपको ये बात क्लियर हो गई। एक बात मैं फिर बोलता हूँ कि यहाँ पे आपका क्या हुआ, ईसा मसीह का जन्म हो गया इस साल,
अगर बोल दिया जाए 1 AD यानी ईसा मसीह के जन्म के 1 साल बाद, 2 AD ईसा मसीह के जन्म के 2 साल बाद, 100 साल बाद, 500 साल बाद, यानी यहाँ पे अगर बात की जाए तो 100 साल पीछे, 200 साल पीछे, 500 साल पीछे, तो BC और AD में आप कन्फ्यूजन मेरे समझ से अब दूर हो चुका होगा। और हम लोग जो नॉर्मली कैलेंडर यूज करते हैं वो कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं, जो हम लोग बोलचाल आम भाषा में यूज हो रहा है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज हो रहा है। इसको स्थापना इसकी किसने की थी, इसको बनाया किसने था, पोप ग्रिगोरिया ने बनाया था। तो मेरे समझ से ये ओवरऑल आपको बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब देखिए, जैसे ईसा धर्म के लोगों ने बनाया वैसे ही हिंदू धर्म के भी लोगों ने क्या बनाया, कैलेंडर बनाया। और हिंदू धर्म के जो लोग कैलेंडर बनाए, 2 तरीके के उन्होंने कैलेंडर बनाए। एक कैलेंडर का नाम बना विक्रम संवत और एक कैलेंडर का नाम पड़ा शक संवत। 2 कैलेंडर बनाए गए, एक विक्रम संवत और एक शक संवत। तो पहले हम लोग आते हैं विक्रम संवत की बात समझते हैं। क्या है ये विक्रम संवत? एक राजा हुआ करते थे उज्जैन के, जिनका नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था दोस्तों? राजा विक्रमादित्य। जब उन्होंने शक साम्राज्य को हराया था, शक के जो शासक हुआ करते थे उनको हराया था, तो उसके उपलक्ष्य में उसके खुशी को जाहिर करने के लिए इन्होंने एक कैलेंडर की शुरुआत कराई, जो कि हिंदू धर्म के कैलेंडर से भी जाना जाता है, जिसका नाम पड़ा विक्रम संवत। और ये एक ऐसा कैलेंडर है जो कि ईसा मसीह के जन्म के पहले ही बना दिया गया था। और कितने साल पहले बनाया गया था? 57 साल पहले, 57 ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। यानी क्या? ईसा मसीह के जन्म के 57 साल पहले ये कैलेंडर बन चुका था। ठीक है, यानी जब ग्रिगोरियन कैलेंडर बना होगा उससे 57 साल पहले भी ये कैलेंडर बनाया जा चुका है। ठीक, ओवरऑल एक बात कहें कि अगर ईसा मसीह यहाँ पैदा हुए हैं तो ये कहाँ हुआ होगा? ये 57 BC लिखा जाएगा। ठीक, ओवरऑल एक बात आपको यहाँ पे क्लियर से हो रही होगी। ठीक, तो एक बात ये हुई। अब देखिए, दूसरा जो कैलेंडर बनाया गया वह बना शक संवत, शक संवत। ठीक, ये जो था कुषाण वंश के एक राजा हुआ करते थे, कनिष्क। क्या राजा का नाम था? राजा कनिष्क। उन्होंने कश्मीर के जितने शक थे उनको पराजित किया, और पराजित करने के बाद उसी के उपलक्ष्य में, उसी के खुशी में शक संवत नाम से एक कैलेंडर की स्थापना करवाई, जो कि 78 साल बाद, किसके 78 साल बाद? ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद बनाई गई। 78 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। कौन से राजा हुआ करते थे? कुषाण वंश के एक राजा हुआ करते थे, जिनका नाम क्या था? कनिष्क राजा। ठीक है, राजा कनिष्क, ये महान राजा हुआ करते थे। ठीक, तो ये सब चीज़ें थी। विक्रम संवत हो गया, शक संवत हो गया, ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। इसी तरीके से इस्लाम धर्म का भी एक कैलेंडर बनाया गया, जो कि कब बना? 622 AD में। कब बना दोस्तों? 622 AD में बना। और इस कैलेंडर का नाम क्या है? हिजरी संवत, हिजरी संवत। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 3 कैलेंडर के बारे में। हिंदू धर्म का कैलेंडर जो सबसे पहला विक्रम संवत, 57 साल पहले ही बना दिया गया था बर्थ ऑफ क्रिस्ट के। दूसरा जो कैलेंडर बनाया गया शक संवत, वो 78 साल बाद बनाया गया ईसा मसीह के जन्म के। और 622 AD में, यानी ईसा मसीह के जन्म के 622 साल बाद हिजरी संवत, जो कि इस्लाम धर्म का कैलेंडर है, इसको बनाया गया। तो ओवरऑल एक आपको क्लियर इमेज बन गई होगी कि कितने तरह के कैलेंडर हम लोग को हिस्ट्री में पढ़ने को मिलते हैं, या कितने तरह के कैलेंडर में हिस्ट्री को पूरे डिवाइड किया गया है। नॉर्मली जो है BC और AD टर्म ही यूज होता है, यानी जो भी ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ही चीज़ों को पढ़ते हैं। अब एक बात मैं यहाँ आप क्लियर करना चाहूँगा कि भारत सरकार जो है वो इस कैलेंडर के तहत अपना काम करती है, शक संवत के हिसाब से। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है कि भारत सरकार किस संवत के हिसाब से, किस कैलेंडर के हिसाब से? तो शक संवत के हिसाब से। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 135 साल का है, विक्रम संवत और शक संवत के बीच। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। मेरे समझ से कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होगी। अब हम लोग थोड़ा सा एक आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब आपको लग रहा होगा कि सब कुछ तो बड़ा आसान है, ये चीज़ें ऐसे हो गई। अच्छी बात है, लगना भी चाहिए, इससे मोटिवेशन भी मिलता है। देखिए, लेकिन जो सवाल आते हैं आज के समय में थोड़े वो डिफ़र कर दिए गए हैं। अब वो नॉर्मल सवाल नहीं। एक एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा छोटा सा। जैसे मैंने बोल दिया कि भारत का संविधान कब लागू हुआ।
अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे समझ से ये सवाल का जवाब हर कोई को आता होगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? और अगर नहीं आ रहा है और साथ में अगर आप तैयारी कर रहे हैं यानी आपकी तैयारी की दिशा सही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, दिशा को सही कीजिए, मिल के सही किया जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए 26 जनवरी 1950 ये ऐसी तारीख है जिसमें आपको भूलना भी नहीं चाहिए। ठीक, ये जो सवाल है कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था, ये सवाल असल में पॉलिटी का है। जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, वैसे पॉलिटी भी सब्जेक्ट है। ठीक, तो ये सवाल वहीं से पूछा जाता है, लेकिन ये कभी कभी हिस्ट्री में आ जाता है। अब आता है तो क्यों आता है इसको, यहाँ तो ये ज़्यादातर लोगों को पता है कि 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, लेकिन सवाल वहाँ घुमाते कैसे हैं। 26 जनवरी आप देखोगे बड़े खुश हो जाओगे, क्या होगे, बड़े खुश होगे। फिर देखें हर ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, 26 जनवरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ मैं एक ऐसी चीज़ लिखने जा रहा हूँ कि चारों का मतलब एक है, सब में 26 जनवरी लिखा है लेकिन सबके ईयर अलग अलग लिखे मिलेंगे। अब ये हुआ कैसे, ये चीज़ हमें समझना है। ठीक, अभी जो मैंने कैलेंडर का आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी कैलेंडर के हिसाब के तहत ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये सवाल देखने को मिलते हैं, और ये सवाल गड़बड़ नहीं होने चाहिए आज के बाद मेरे समझ से। चलिए देखते हैं 26 जनवरी 1950। अगर हम बात कहें कि विक्रम संवत के हिसाब से ये कौन सा साल होगा, 1950 कौन सा साल होगा, तो मैंने क्या बताया कि ये ग्रिगोरियन कैलेंडर यानी 1950 मतलब ये बिफोर क्रिस्ट की बात की जा रही है कि आफ्टर क्रिस्ट की बात की जा रही है, यानी एनी डोमनी है कि बीसी है, एडी है कि बीडी, एडी है कि बीसी है, तो ये एडी में है। अब ये बताइए जो विक्रम संवत था वह ईसा मसीह के जन्म कितने साल पहले हो चुका था, अभी मैंने बताया कितने साल पहले हो चुका था दोस्तों, 57 साल पहले। कितने साल पहले, 57 साल पहले, यानी 1950 में अगर हम 57 का क्या करें, ऐड कर दें, प्लस कर दें, 57 साल पहले ही बन चुका था विक्रम संवत। तो जो भी आंसर आएगा, अब आपका आंसर क्या आएगा, जोड़ के देखिए आप फटाक से, आंसर आपका आएगा 2007 विक्रम संवत। यानी अगर 26 जनवरी 2007 विक्रम संवत भी लिखा है तो उसका मतलब क्या है, 26 जनवरी 1950 ही लिखा है। चलिए अब अगर इसी तरह बात की जाए कि शक संवत में ये क्या आएगा, तो शक संवत में दोस्तों फिर से 1950 माइनस 78, क्योंकि क्या हुआ था, ये ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद बनाया गया था। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 78 का। जैसे आप माइनस करेंगे आंसर आपका आ जाएगा क्या, 1872। क्या आ जाएगा दोस्तों, 1872। और ये किस कैलेंडर के हिसाब है, शक संवत के हिसाब से। अब अगर हिजरी संवत की बात की जाए तो इसमें हम क्या कर देंगे दोस्तों, अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जवाब आ गया होगा खुद ही से, 622 माइनस करेंगे। क्या माइनस कर देंगे, 622, और जैसे हम माइनस कर देंगे आंसर क्या आ जाएगा, 1328 हिजरी संवत। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों का मतलब एक है, बस पूछने का। वहाँ पे तो सबको ये याद है ना, वो भी जानते हैं कि बच्चे याद क्या करके आएंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कैलेंडर वाला तब आप टिक लगा के आ जाओगे, वरना 26 जनवरी तो आता रहेगा, साल नहीं आएगा। कहोगे 2007 में कहाँ से होगा, 1950 के आसपास का जो ऑप्शन दिखेगा कहोगे यही लगाओ, लग रहा है पेपर में ही मिस प्रिंट हो गया है। अक्सर ये दिमाग में आता है और इसी के साथ हम लोग गलती भी कर देते हैं। तो यहाँ तक मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस चीज़ का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। 26 जनवरी 2007 विक्रम संवत, 26 जनवरी 1872 शक संवत, 26 जनवरी 1328 हिजरी संवत। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक बात रही, जर्नल वे में पूरी बात यहाँ पे ख़त्म की जाती है। और कल इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक मैं बात आपसे ये कहना चाहूँगा, हिस्ट्री को एक कहानी की तरह सुनते रहिए। हो सके तो वीडियो एक बार बस आप देखिए, उसके बाद कलम कॉपी उठाइए और फिर लिखने का कोशिश कीजिए, सेल्फ मेड नोट्स के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। और यहाँ मैं आपको उन तथ्यों को बताते चल रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, एक ओवरऑल आपको कहानी में समझाते चल रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको रटवा दूंगा हिस्ट्री, लेकिन इतना मैं कहता हूँ इतिहास में आपको एक रुचि पैदा हो जाए, और किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है तो फिर आप जानते ही हो क्या होता है उसके पीछे। फिर चलिए, तो यहीं पे मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा, यहीं पे आज के वीडियो को समाप्त करने का प्रयास करना चाहूँगा। एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ चुके हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपको दिक्कतें लग रही हैं उस चीज़ को आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को भी विराम देता हूँ आज के लिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।